खुद मरेंगे या शाहजहां को मार देंगे, तीसरी कोई सूरत नहीं होगी। मैं उसी वक्त अपने ड्राइवर बल्ख अहमद के साथ झोंक सामन से निकली और जितनी जल्दी आ सकती थी लाहौर आ गई। मुझे मालूम था कि अंकल साही के घर सफदर की रस्म निकाह अदा हो रही है। मैं नहीं चाहती थी कि इस तकरीब को बर्बाद करूं, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मुझे तकरीब में जाना पड़ा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है। अपनी बात खत्म करके गजाला टिश्यू पेपर से आंखें पूछने लगी। इससे पहले कि मैं गजाला से कुछ सवाल करता, किसी करीबी कमरे में रखी टेलीफोन की घंटी जोरों शोर से बज उठी। गजाला चौंक कर उठी और जल्दी से फोन सेट की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद उसकी बातों की आवाज आने लगी। मुझे अंदाजा हुआ कि उसने कहीं ट्रंक कॉल बुक करा रखी थी। अलग के बाद जब असल गुफ्तगू शुरू हुई तो आवाज एकदम मध्यम पड़ गई। गालिबन कोई दरमियानी दरवाजा बंद कर दिया गया था। 5-10 मिनट बाद दरवाजा खुला और गजाला टेलीफोन सेट हाथ में उठाए मेरी तरफ बढ़ती नजर आई। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक और चेहरे पर हैजानी कैफियत थी। बेख्याली में दुपट्टा उसके एक कांधे से सरक गया था और चलते हुए जिस्म मद्दो जजर का जाज़बे नजर मंजर पेश कर रहा था। उसने रिसीवर 2 आईनी पट्टियों के दरमियान से गुजार कर मेरे हाथ में थमा दिया। शगुफ्ता आपसे बात करना चाहती है, उसने धमाका खेज इतला दी। मैं रिसीवर थाम कर चंद लम्हे तजब्जब में खड़ा रहा, फिर एयरपीस कान से लगाकर शुफ्ता की आवाज सुनी। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो, वो पुकार रही थी। हेलो शुफ्ता, मैंने भारी आवाज में कहा। वो रोते हुए बोली, कैसे हो भैया? मैं परेशान थी, हम सब परेशान थे। बाजी गजाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको यहाँ से ले गई हैं। यहाँ बहुत खतरा है। परसों किसी ने टेलीफोन पर इतला दी थी कि कुछ लोग जबरदस्ती कोठी में घुसने वाले हैं। अंकल साही ने पहरा सख्त कर दिया। रात 2 बजे कोठी के पास वाली सड़क से एक पागल शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास दस्ती बम और दूसरा असलहा था। गिरफ्तार होने पर वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और कत्ल की धमकियां देने लगा। वो कबायली था। उसके 2 साथी भी थे जो मौका से फरार हो गए। जब इस कबायली को पूछताछ के लिए थाने ले जाया जा रहा था, इसने एसआई का पिस्तौल खींच लिया। पहले फायर करके एसआई को जख्मी किया, फिर अपने सर में गोली मार ली। कल घर के एक पठान मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से बहुत से अफगानी नोट बरामद हुए हैं। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। भैया, आप बाजी गजाला पर भरोसा करें। वो जो कुछ कर रही हैं आपके भले के लिए है। आप नहीं जानते वो कितना चाहती हैं आपको। वो बिल्कुल बदल चुकी हैं भैया। हेलो भैया, मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम खैरियत से तो हो ना? मेरी फिक्र ना करे भैया, वो लोग सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं। खुदा के लिए भैया, यहाँ आने की कोशिश मत करें। जब तक ये लोग पकड़ नहीं जाते आप बिल्कुल बाहर मत आएं। मैं आपको खोकर जी नहीं सकती। प्लीज भैया, प्लीज। बुस्टरियाई अंदाज में रोने लगी। हौसला रखो शुफ्ता, कुछ नहीं होगा मुझे। वो बोली, देखो भैया, मेरी बात मान लो। वहीं चले जाओ जहां से आए हो। जेल तुम्हारे लिए सबसे महफूज ठिकाना है। तुम साहिब साहब से कह दो कि तुम्हें इन चक्रों में नहीं पड़ना, तुम्हें बस अपनी सजा काटनी है। वो बोलती चली गई। मैं उसे कैसे बताता कि जेल की 4 दीवारी भी मेरे लिए इतनी ही गैर महफूज हो चुकी है जितनी साहिब साहब की कोठी या लाहौर की कोई सड़क। मैंने इन सब वाकयात के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था जो मेरे साथ जेल में पेश आते रहे थे, और बताता भी कैसे? वो तो मेरी खातिर पहले ही हलकान रहती थी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो शुफ्ता, वही होगा जो तुम चाहती हो। नहीं भैया, तुम मुझसे वादा करो कि जो ही ये कबायलियों वाला चक्कर खत्म होगा तुम जेल वापस चले जाओगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा। तो मेरे सर पर हाथ रखकर वादा करोगे? हाँ, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर वादा करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज भैया। उसकी रोती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने रिसीवर गजाला को वापस दे दिया। गजाला फिर कमरे में चली गई। मैं बेदम सा होकर सोफे पर ढेर हो गया। शुफ्ता को रोते पाकर मेरे जिस्म में जैसे नातवानी उतर जाया करती थी। मैंने सोफे की पुश्त से टेक लगाई तो निगाह सामने खिड़की की ग्रिल में अटके हुए अखबार पर जा पड़ी। एक जानी पहचानी तस्वीर देखकर मैं चौंका। जल्दी से अखबार उठाया। अंदरूनी सफे पर छपी हुई यह तस्वीर अटक जेल के हेड लांगरी की थी। वो अपनी घनी मूंछों और दाग दाग चेहरे की पूरी नाहुसत के साथ अखबार के पहले सफे पर विराजमान था। तस्वीर के साथ 2 कालमी खबर भी मौजूद थी। जहर खुरानी का शिकार होने वाले नूर मोहम्मद के कातिल का सुराग मिल गया। शाहजहां को हलाक करने के लिए खाने में जहर मिलाया गया था। हेड लांगरी सत्तार अहमद का बयान तफसील में दर्ज था कि चंद माह पहले अटक जेल में पुरस्रार तौर पर हलाक होने वाले कैदी नूर मोहम्मद के कातिल का सुराग मिल गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने कई अफराद को जेर तफ्तीश कर रखा था। चंद रोज पहले एक मुकद्दम के बयान पर लांगरी सत्तार अहमद को हिरासत में ले लिया गया। कल सत्तार अहमद ने इस बात का एतराफ किया है
کہ کھانے میں اس نے خود زہر ملایا۔ اس کے بعد تفتیش کو غلط رخ دینے کے لیے بیرک کی چھت میں زہریلی چرس کی پڑیاں رکھنے والا بھی وہی تھا۔ اس سلسلے میں مزید انکشافات کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ قیدی شاہجہاں کا تعلق شیخ راشد بن ارشد کے مشہور مقدمہ قتل سے ہے۔ میں نے اخبار کا خبر والا ٹکڑا پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ کبھی کبھی ذہن میں اٹھنے والے کسی سوال کا جواب انسان کو کتنی جلدی مل جاتا ہے۔ ابھی شفتہ مجھے جیل جانے کے مشورے دے رہی تھی اور اس بات پر حیران تھی کہ میں ان سارے جنجالوں سے جان چھڑا کر جیل کیوں نہیں چلا جاتا۔ اگر آج کا اخبار اس کی نظر سے گزرتا اور وہ اس خبر کو دھیان سے پڑھتی تو یقیناً اس کی حیرانی دور ہو جاتی، مگر حیرانی دور ہونے کے بعد اسے ایک اور جان لیوا پریشانی نے گھیر لینا تھا۔ لہٰذا میں دعا کرنے لگا کہ یہ خبر اس ستم زدہ کی نگاہوں سے ہی نہ گزرے۔ اگلے 4 روز میں نے اسی کمرے میں بند رہ کر گزارے۔ آزادی کے سوا وہاں ہر نعمت مہیا تھی مجھے۔ ان 4 دنوں میں غزالہ سے صرف 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات تو سرسری تھی، وہ میرے لیے چند کتابیں لے کر آئی تھی، لیکن دوسری ملاقات تفصیلی اور عجیب و غریب ثابت ہوئی۔ اتفاق کی بات تھی کہ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ یہ دن مجھے بھولا ہوا تھا، لیکن غزالہ کو یاد تھا۔ وہ باقاعدہ کیک اور تحائف لے کر آئی۔ ایک بہت قیمتی گھڑی تھی اور گرم سوٹ کا کپڑا تھا۔ اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑی پہنانا چاہتی ہے۔ میں نے کلائی آگے بڑھا دی۔ بعد ازاں اس نے کیک پر موم بتیاں جلائیں، کیک کٹوایا، خود کھایا اور مجھے کھلایا۔ اس سارے عمل کے دوران ہم دونوں کے درمیان آہنی پٹیوں والی کھڑکی حائل رہی۔ بڑی عجیب سی صورتحال تھی یہ، اور اس صورتحال سے بھی بڑھ کر عجیب موڈ ہو رہا تھا غزالہ کا۔ وہ ہر کام جیسے الوداعی انداز میں کر رہی تھی۔ کچھ انوکھا سا حزن و ملال تھا اس کے انداز میں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی خوبصورتی لیکن بے حد سادگی سے خود کو سنوار رکھا ہے۔ کھلتے رنگوں والا لباس، بہت ہلکا لیکن دل آویز میک اپ، پوائزن کی بھینی سی خوشبو سراپا کو گھیرے ہوئے۔ مرد کو رجھانے کی فطری خواہش ہر عورت میں موجود ہوتی ہے۔ مجھے یہ خواہش بڑے ڈھکے چھپے انداز میں غزالہ کے اندر کار فرما نظر آئی۔ شاید وہ لاشعوری طور پر میرے سینے کے پتھر میں جونک لگانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ذہین و فتین لڑکی تھی۔ میں جانتا تھا کسی چال میں نہیں آئے گی، پھر بھی میں نے محتاط انداز میں اپنی سی کوشش کی۔ میں نے بتدریج اپنا لہجہ نرم کر لیا اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کھڑکی کے ایک طرف بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں جس طرح میں اپنی بھلائی چاہتا ہوں اسی طرح تم بھی میری بھلائی چاہتی ہو، فرق صرف طریقہ کار کا ہے۔ ہم اس حوالے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ بولی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے کا دروازہ کھول دوں؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا معلوم کہ یوں آپ کو قید میں رکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں جانتی ہوں آزاد ہو کر آپ اپنی مرضی کریں گے اور مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کو ایسا کرتے دیکھ سکوں۔ تم کب تک مجھ پر پہرا بٹھا سکتی ہو؟ جب تک میرے بس میں ہے۔ کم از کم عیسیٰ اور شنکر کے پکڑے جانے تک آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی وہ۔ میرا پارا پھر چڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ لہجے کی شگفتگی کا بھرم ٹوٹ جاتا میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر وہ اکیلی وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اسی شام 4 بجے کے قریب وہ بہت گھبرائی ہوئی بنگلے میں داخل ہوئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے اسٹیشن ویگن کے بجائے کسی اور گاڑی میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں میرے سامنے تھے۔ یہ لمبا ترنگا صحت مند شخص کوئی سابق فوجی لگتا تھا۔ بے حد سرخ و سفید رنگ تھا اس کا۔ وہ فوجیوں جیسی براؤن وردی میں تھا، تاہم ٹوپی وردی سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اس کے کندھے سے خودکار رائفل چھوڑ رہی تھی۔ رائفل کے شولڈر اسٹیپ میں دایاں انگوٹھا پنسا کر اس نے بڑے دبنگ انداز میں مجھے گھورا، پھر غزالہ کی کسی بات کے جواب میں اوپر نیچے سر ہلانے لگا۔ جلد ہی وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگلے 5 منٹ تک مجھے غزالہ کی اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سنائی دیتی رہی۔ یہاں دروازوں کے تیزی سے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی رہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بنگلے میں گھوم پھر کر دروازے لاک کر رہی ہے۔ معلوم نہیں کیا افتاد آن پڑی تھی اس پر کہ وہ اپنے ساتھ مسلح گارڈ لے آئی تھی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اسے مجھ پر شبہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس اللہ دین کا چراغ ہے جس کے بل بوتے پر میں اس آہنی پنجرے سے نکل جاؤں گا، یا پھر اس نے میرے دشمنوں میں سے کسی کی صورت دیکھ لی تھی۔ چند لمحے بعد اندازہ ہوا کہ میرا دوسرا قیافہ زیادہ قرین حقیقت ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے زندان کی کھڑکی کے قریب آئی۔ اب وہ چادر لیے ہوئی تھی اور ہینڈ بیگ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں میرا سیاہ ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ ریوالور 6 روز بیشتر بے ہوشی کی حالت میں میرے جسم سے جدا کر لیا گیا تھا۔ ریوالور کی گولیاں غزالہ کی دوسری مٹھی میں دبی تھیں۔ اس نے دونوں چیزیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیجئے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریوالور اور گولیاں علیحدہ علیحدہ دینے میں یہی مصلحت کار فرما تھی کہ وہ مجھے فوری طور پر ریوالور سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میری نیت میں کوئی فطور آتا بھی تو ریوالور لوڈ ہونے تک
वो खिड़की के सामने से हट चुकी होती। अब ये बात तकरीबन साबित हो चुकी थी कि उसे मेरी तरफ से कोई खतरा लाहक हो चुका है। ये खतरा किस नौयत का है, इस बारे में मैं सिर्फ क्यास आराई ही कर सकता था। रात 8-9 बजे तक मैंने सिर्फ क्यास आराइयों ही पर गुजारा किया। आखिर इस चुगल से उकताहट होने लगी। मैंने उठकर टीवी ऑन कर दिया और रेफ्रिजरेटर से खाना निकालकर ओवन में गर्म करने लगा। अचानक कुछ आवाजें कानों में पड़ी। पोर्च की जाने मुसल्ला गार्ड किसी से बातें कर रहा था। ये बातें बहस और तकरार के आहंग में थीं। यूं लगा कि गार्ड किसी को अंदर आने से रोक रहा है। गेट के करीब बंधा हुआ कुत्ता भी मुसलसल भौंक रहा था। मुझे चौकस होना पड़ा। टीवी ऑफ करके मैं खिड़की के पास पहुंचा और आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। तकरार अब संगीन सूरत इख्तियार कर गई थी। आने वाला मध्यम आवाज में बोल रहा था, जबकि गार्ड घन गरज के साथ इनकार में मसरूफ था। फिर यकलख्त धमाचौकड़ी की आवाजें उभरी। मैंने रिवाल्वर चलने की आवाज सुनी। इसके साथ ही कोई भारी भरकम शय फर्श पर गिरी। मेरा हाथ खुद बखुद अपने रिवाल्वर तक पहुंच चुका था। बंगले की अकलौती नौकरानी जोर से चिल्लाई और कोई वजनी बूटों के साथ भागता हुआ कॉरिडोर में आया। अचानक पूरे बंगले की लाइट चली गई। कुत्ता अब खामोश हो चुका था। अब उसकी जगह हकलाती मुलाजमा ने ले ली थी। वो मुसलसल चिल्ला रही थी और रोते हुए वावेला कर रही थी। मैंने रिवाल्वर दोनों हाथों में थाम कर दीवार से पुश्त लगाई और किसी भी मुसीबत से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। चंद सेकंड गुजरे होंगे क्योंकि भागता हुआ कमरे के मुकफ्फिल दरवाजे पर पहुंच गया। बड़ी अफरा तफरी में चाबी घुमाई गई। हजमी कुफल खोलने के बाद एक दूसरा कुफल खोला गया। दरवाजा वाह होने से पहले मुसल्ला गार्ड की घबराई हुई आवाज उभरी, बाबू साहब, ये मैं हूं, आपका जान खतरे में है, आप निकल जाएं यहां से। दरवाजा खुलते ही मैं बरामदे में आ गया। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। मुलाजमा गालबन बंगले से निकल भागी थी। इसकी चीखें अब काफी फासले पर सुनाई दे रही थीं। अंधेरे से गार्ड की आवाज सुनाई दी, दाएं तरफ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गैलरी में चले जाएं। गार्ड की आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि वो जख्मी है। उसके कहने के मुताबिक चंद कदम चलकर मैं दाएं तरफ मुड़ा तो वहां सीढ़ियों के बजाय एक राहदारी के आसार महसूस हुए। अब मालूम नहीं मुझे धोखा हुआ था या गार्ड की इंफॉर्मेशन नाकिस थी। मैं दाएं बाएं देख रहा था कि एक साया ऐन मेरे सामने मुतहर्रिक हुआ। वो एक दरवाजे की ओर से बरामद हुआ था। मैं उसके दाएं हाथ में रिवाल्वर की मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैंने ताक कर टांग चलाई। बड़ी जोरदार जरब थी। रिवाल्वर नवाद के हाथ से निकल गया। उसका वजनी दोहा पहले दीवार से टकराया, फिर फर्श पर गिरा और दूर तक फिसल गया। एक कदम आगे बढ़ाकर मैंने अपना दायां मुक्का मध्य मुकाबिल के जबड़े पर रसीद करना चाहा, लेकिन वो कमाल फुर्ती से झुक गया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ा और मुझे थाम कर पूरे जोर के साथ दीवार से टकरा दिया। उसके जिस्म में जंगली घोड़े की सी फुर्ती और ताकत थी। मैं समझ गया था कि मुझे पूरी कुव्वत से अपना दिफा करना पड़ेगा। उसकी पोजीशन ऐसे जाविये पर थी कि मैं अपना मखसूस दाव इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब दो ही सूरतें थी, फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं गोली चला देता या फिर रिवाल्वर के दस्ते से उसके सर पर जर्ब लगाता। बेहतर हुआ कि दूसरा तरीका इख्तियार किया, वरना मुद्दतों पछताना पड़ता। जो ही उसने मेरी रानों में हाथ दिया और उठाकर मुझे पटकना चाहा, मैंने रिवाल्वर से उसके सर पर चोट लगाई। उसके मुंह से आह निकली और मेरा जिस्म जैसे बिजली के नंगे तार से छू गया। यह सफदर की आवाज थी। सफदर मेरे होंठों से बेइख्तियार निकला। वो एकदम मुझे छोड़कर पीछे हट गया। ओह माय गॉड! उसके मुंह से दर्दो करब में डूबी हुई आवाज निकली। वो दोनों हाथों से अपना सर सहला रहा था। अब मैंने देखा कि उसके सर पर गर्म कश्मीरी टोपी है, जिसके ऊपर कसकर मफलर लपेटा गया है। इस टोपी के सबब उसका सर शदीद चोट से महफूज रहा था। तकलीफ को अपने अंदर जज्ब करने में उसे 2-3 सेकंड लगे। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर उसी दरवाजे में दाखिल हो गया जहां से निकला था। उसका रिवाल्वर वहीं राहदारी में पड़ा रह गया था। एक लंबूतरे कमरे से गुजार कर वो मुझे पाए बाग में ले आया। यहाँ हम लकड़ी की एक दीवार के साथ साथ दौड़ते हुए बैरूनी गेट पर पहुंचे। गेट के एन दरमियान मुझे एक अल्सैशन कुत्ते की लाश नजर आई। लाश को फलांगते हुए हम बाहर निकले और एक 10 फुट चौड़ा ढलवानी रास्ता तय करके ऊपर सड़क पर आ गए। यहाँ रोशनी थी। मैं फौरन पहचान गया, ये मरी की झींगा गली रोड थी। इससे ऊपर 200 गज के फासले से कश्मीर पॉइंट को जाने वाली सड़क गुजरती थी। दोनों सड़कों के दरमियानी खला में इक्का दुक्का दुकानें और बंगले मौजूद थे। ताहम ये सब एक दूसरे से काफी फासले पर थे। कोठीनुमा बंगले के अंदर जो मारा मारी हुई थी, इसकी आवाज सिर्फ एक नजदीकी काटेज तक ही पहुंच सकी थी। काटेज के अंदर से 2 मकामी शख्स बरामद हुए थे और अब तजब्जुब के आलम में हमारी तरफ देख रहे थे। इनके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था जिससे हमें खतरा हो सकता। सड़क पर पहाड़ी वाली सिम्मत में एक सफेद वॉक्स वैगन कार स्टार्ट हालत में खड़ी थी। हम तेजी से सड़क क्रॉस करके कार में आ बैठे। हमारे बैठते ही कार एक झटके से आगे बढ़ गई। ओए जरीन गुल के बच्चे, खाना खराब, ये तुम हो? मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गोल मटोल शख्स को देखकर कहा। क्यों, हम क्यों नहीं हो सकता उस्ताद? जरीन गुल ने तेजी से एक मोड़ काटते हुए कहा। लाहौर में हमने 2 साल टैक्सी चलाया उस्ताद,
और 1 साल वैगन दौड़ाया है। जो कमबख्त लाहौर में वैगन चला सकता है वो पुलसरात से भी आवा के माफिक गुजर सकता है। तुम घबराना शबराना नहीं उस्ताद, हम बिल्कुल ठीक ठाक चलाएगा और तुमको आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा, सफदर साहब ये तुम्हारा ड्राइवर क्या कह रहा है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी मंजिल से इसकी मुराद बिल्कुल आखिरी मंजिल नहीं। इसकी जुबान फिसलती है मगर गाड़ी काबू में रखता है। मैं रास्ते में ट्राई ले चुका हूँ इसकी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या मामला है भाई? कहाँ से टपके और बंगले में किसी को इन्ना लिल्ला तो नहीं कर दिया तुमने? नहीं, सिर्फ एक कुत्ता मरा है। गार्ड सिर्फ जख्मी हुआ है, दूसरे को कमरे में बंद कर आया हूँ। वो नौकरानी खाना खराब वैसे ही भाग गई थी। गार्ड 2 थे? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, सफदर ने जवाब दिया। एक गेट पर था और दूसरा अकबीर सहन में। जब गेट वाले ने बक शुरू की तो वो भी बंदूक तान कर सामने आ गया। फिर क्या होना था? धींगा मुश्ती हुई। साले बोदे निकले बिल्कुल। किराए के सिक्का बंद टट्टू थे। एक को तो मैंने टांग मारकर ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में गिरा दिया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। दूसरा राइफल सोच ही रहा था कि मेरी गोली उसका हाथ चीर गई। वो घबराहट में किसी शय से उलझकर पुश्त के बल आतिशदान में गिरा और फिर उठकर अंदर भाग गया। मेरा ख्याल है लाइट ऑफ करने वाला और आपको बंद कमरे से निकालने वाला वो ही है। इस धींगा मुश्ती के दौरान नौकरानी कुत्ता खोल चुकी थी। वो तीर की तरह लपका। मजबूरन मुझे उस पर भी गोली चलाना पड़ी। तुम इस बंगले का पता कैसे चला? यह लंबी कहानी है, अभी आपको होटल में जाकर बताता हूँ, सफदर ने जवाब दिया। कोई कमरा ले रखा है तुमने यहाँ? जी हाँ, ये बहुत जरूरी था। गाड़ी कश्मीर पॉइंट वाली सड़क से घूमकर मरी के बारोनक इलाके में आ चुकी थी। सफदर ने अपना मफलर मुझे दे दिया था और कहा कि मैं चेहरा ढांप लूं और सीट पर जरा दुबक कर बैठूं। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। माल रोड गाड़ियों के लिए खुली थी। रात के 9 बज चुके थे और सर्दी भी थी। इसके बावजूद हनीमून मनाने के लिए आने वाले जोड़े और आम लोग मटर गश्त में मसरूफ थे। गाड़ी सुस्त रवि से जा रही थी। अचानक मैंने सफदर को चौंकते देखा। वो बाएं तरफ वाली खिड़की में देख रहा था। फिर मुझे भी चौंकना पड़ा। खिड़की में गजाला का चेहरा नजर आया था। रुको सफदर रुको, वो दरवाजा थाम कर बोली। जरीगुल ने झटके से ब्रेक पैडल दबा दिया। गाड़ी रुक गई। गजाला की निगाह मुझ पर पड़ी और वो पत्थर का बुत नजर आने लगी। मैंने देखा उसके गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ कपकपा रहे हैं। बात की तह तक पहुंचने में उसे कई सेकंड लग गए। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। वो कराहती हुई सी आवाज में बोली, सफदर ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मालूम नहीं? हमें सब मालूम है। मैंने दुरुस्ती से उसकी बात काटी। और तुम खामखा सड़क पर तमाशा लगाने की कोशिश मत करो। उसने दरवाजा और मजबूती से थाम लिया। लहजे में इल्तिजाएं भर कर बोली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी शाहजहां। अब बहुत खतरनाक काम कर रही हैं। मैं अपने और आपके लिए सिंगापुर के टिकट लाई हूं और ये देखिए, ये आपका पासपोर्ट है। उसने हैंड बैग में हाथ डालकर पासपोर्ट और टिकट मुझे दिखाए। सुबह 7 बजे हमारी फ्लाइट है। मैं सब इंतजाम कर चुकी हूँ। आप चले गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। खेल बिगड़ चुका है गजाला, सफदर ने गहरी संजीदगी से कहा। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में थोड़ी सी भी ताखीर हो जाती तो शाहजहां साहब समेत अब सब लोग इस अजान के हत्थे चढ़ चुके होते। ईसा और उसके साथी यहाँ पहुंचने के लिए जंग से रवाना हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि आध पौन घंटे तक वो यहाँ होंगे। अब तुम्हें भी इस बंगले में नहीं जाना चाहिए, बल्कि बेहतर है मरी ही छोड़ जाओ। लेकिन ऐसा करते हुए अब नीली वैगन इस्तेमाल मत करना, वो इन लोगों की नजर में है। गजाला सफदर की बातें सुनी अनसुनी करते हुए बोली, सफदर मैं जो जानती हूँ वो तुम लोग नहीं जानते, मत लेकर जाओ इन्हें। मैंने सर्द महरी से कहा, जरीगुल तुम गाड़ी चलाओ प्लीज शाहजहां। वो बोली। आंसू अब उसके रुखसारों पर बह रहे थे। करीब से गुजरते हुए लोग अब ठिठक कर हमारी तरफ देखने लगे थे। बेवकूफ मत बनो गजाला, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा।